नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त शैलेश अरोड़ा, यानी कि आप मेरे इंतजार में बैठे हैं, मैं जानता हूं। और एक बार फिर से हाजिर हूं लेके वही हंसी खुशी का खजाना, जहां पे हंसी भी है, खुशी भी है, आनंद भी है, मुस्कुराहट भी है, ठहाके भी है, कविताएं भी है, तालियां भी है और है आपकी वाह। क्या बात है। जिंदगी में हंसी बड़ी जरूरी है साहब, लेकिन क्या करें, किसी ने बहुत ठीक कहा कि या तो दीवाना हंसे या वो जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। हंसी तो बिल्कुल सपने किसी चीज हो गई है साहब। चलिए चलिए चलिए, बात हंसी की चली है और सपनों की चली है, तो मैं उसे बुला लेता हूं कि अगर ज्यादा देर तक नहीं बुलाया तो हो सकता है वो खड़ी खड़ी सपनों में खो जाए। बुलाते हैं मेरी को होस्ट नेहा के मेहता को। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं हूँ आप सबकी स्वप्न सुंदरी अंजलि तारक मेहता। स्वप्न सुंदरी? यस। जो सिर्फ सपने में सुंदर दिखती है। ऑफ कोर्स जी। एपिसोड है सपनों पे, तो स्वप्न सुंदरी ही सही जी। और आप सबका स्वप्नों से सुंदर शो में स्वागत करती हूँ, जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। सपने हर आदमी देखता है और उसे देखने भी चाहिए। छात्र को ये स्वप्न कि वो पास हो जाए, टीचर को ये स्वप्न कि पूरी क्लास बहुत अच्छा करे, जनता को ये स्वप्न कि नेता ठीक ठाक काम करे, नेता को ये स्वप्न कि वो जीत जाए, पत्नी को ये स्वप्न कि पति समय पे घर आ जाए, पति को ये स्वप्न कि जब समय पे घर आए तो पत्नी मुस्कुराती मिले, बच्चों को ये स्वप्न कि पापा टॉफी लेके आए और पापा को ये स्वप्न कि बच्चे बड़े होके पढ़ लिख के अच्छे आदमी बने। हमारा ये स्वप्न कि आपको हंसाएं और आपका ये स्वप्न कि हम कहें वाह वाह क्या बात है। तो तुझे लागे ना नजरिया, ओढ़ ले चुनरिया, फिर निगाहें मेरे दिल पे गिराए रे बिजुरिया, बिजुरिया, फिर निगाहें मेरे दिल पे गिराए रे बिजुरिया, बिजुरिया। मैंने एक बच्चे से पूछा तुझे 8 का पढ़ा आता है? बोले हाँ आता है। 8 है कम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 8 पंजे 8 छक्के 8 सत्ते 8 नमे 8 दाम 80। मैं बोला चुप, तेरा तो जीवन बर्बाद है। वो बोला सर पहाड़ा भूल गया तो क्या हुआ, धुन तो पूरी याद है। ले गई खरीद कर माचिस नहीं जली तो लौट के दुकानदार से वो लगी लड़ने और तीली को निकाल कर रगड़ा जो दाढ़ी पर, फौरन ही तीली लगी आग को पकड़ने। तो बोली यह देख कर इसको जलाने है तू घर से मैं आऊंगी क्या, मुझे रोज रोज तेरी दाढ़ी पे रगड़ने। एक बार हम भी कर रहे थे यात्रा, प्लेटफॉर्म पर देखकर सवारियों की मात्रा हमारे पसीने छूटने लगे, हम झोला उठाकर घर की ओर फूटने लगे। तभी एक कुली आया, मुस्कुरा के बोला अंदर जाओगे? कंधे पे उठाना पड़ेगा, धक्का दे के अंदर पहुंचाना पड़ेगा, मंजूर हो तो बताओ। हमने कहा देखा जाएगा, तुम उठाओ। कुली ने बजरंगबली का नारा लगाया और पूरी ताकत लगा के हमें जैसे ही उठाया कि खुद बैठ गया। हाथ जोड़कर बोला बाबूजी भगवान ही आपको उठा सकता है। मैंने एक बार अपने पति से कहा क्यों जी, अगर मैं आपसे लड़ झगड़ कर कहीं दूर चली जाऊं तो तुम क्या करोगे? रोगे? अखबारों में विज्ञापन दोगे? कैसे कैसे विज्ञापन दोगे, जरा मुझसे भी तो कहो। पति ने कहा री पगली, मैं तेरा शुभ चिंतक हूँ, लिखूंगा जहां भी रहो खुश रहो। तो ये मिलकर कहते हैं एक बार वाह वाह क्या बात है। हमारे साथ हमारे 3 कवि मित्र हैं। हमारे साथ सबसे पहले जो बैठे हैं, शानदार, ऐसा लग रहा है जैसे पंचायत का चुनाव लड़ के सीधे सीधे आ रहे हैं या जाके लड़ेंगे। नाम इनका फारूक सरल है, लेकिन सरल साहब चुनाव मत लड़िएगा, क्योंकि इन दिनों चुनावों में सरल लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं, काफी टेढ़े लोग चुनाव लड़ते हैं, इसलिए आपकी जगह यही ठीक है, आप अदब की महफिल में रहिए। हम स्वागत करते हैं फारूक सरल का। फारूक सरल साहब के पास जो बैठे हैं वो बैठे हैं, वो ऐसे योगी किस्म के आदमी है कि कहीं भी बैठ सकते हैं। इतने अद्भुत व्यक्ति हैं प्रदीप चौबे कि एक बार इनके 15 शिष्य थे और 15 शिष्यों को इन्होंने कहा कि रास्ते में जाना और कहीं कोई महिला दिख जाए तो महिला को देखना मत, बस मुंह से कहना राम राम राम। अब इनके शिष्य भी इनकी तरह 15 ही शिष्य निकले और एक शिष्य की अचानक आवाज आई राम राम राम, तो बाकी 14 एक साथ बोले कहाँ है कहाँ है कहाँ है।
जैसे गुरु वैसे चेले, तो ये हमारे मठाधीश हैं हास्य के, जो प्रदीप चौबे जी यहाँ पे बैठे हैं। उनके पास जो बैठे हैं वो भी इसलिए बैठे हैं कि ये विवादास्पद ढांचा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखों में करुणा और रुदन का ऐसा स्थायी भाव है, जिसे देख के ये लगता है कि उसका जन्म केवल चंदा लेने के लिए हुआ। लेकिन दिनेश दिग्गज एक अद्भुत व्यक्तित्व है और हमारे बड़े ही कमाल के कवि हैं। और इस आत्मविश्वासी कवि को मैं सबसे पहले इस मंच पे बुलाना चाहता हूं कि दिग्गज जी जरा आइए, कुछ सुनाइए, और भाई आप लोग जरा तालियां बजाइए। भाई साहब, आपने कहा नाम में क्या रखा है, सच बताता हूँ नाम में क्या रखा है, यहीं से बात शुरू करता हूँ जी। कि सत्य प्रकाश झूठ बोलते बोलते थक गया, सत्य प्रकाश झूठ बोलते बोलते थक गया जी। शांति प्रकाश पता नहीं क्या क्या बक गया, रोशन लाल जीवन भर अंधेरों से हारा, सुखराम सदा रोता हुआ मिला, मांगी लाल नोटों पे सोता हुआ मिला, क्या बात। मिश्री लाल ने आज तक मिठाई का स्वाद नहीं चखा है। इसीलिए तो कहता हूँ भाई साहब, नाम में क्या रखा है। भाई बहुत अच्छे, बढ़िया बढ़िया भाई, वाह 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 वाह। अलग अलग ढंग से बातें होती है। आप तो भाई साहब बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़े, नेहा जी आप और ज्यादा स्कूलों में अच्छी पढ़ी। मैं तो उन स्कूलों में पढ़ा जहां पर मैं रेस में अकेला दौड़ा फिर भी सेकंड आया। अच्छा। तो मैंने टीचर से पूछा कि मैं सेकंड क्यों आया, वो बोले जिसे फर्स्ट आना था वो आज स्कूल नहीं आया। वैसे तुम रेस की बात कर रहे थे, मुझे याद है प्रदीप चौबे जी एक बार अपने घर में मोबाइल फोन लेके घुसे दौड़ते हुए। बीवी ने पूछा कैसे, बोले रेस में जीत के आया हूं। तो बोले सेकंड कौन आ रहा है, बोले जिसका मोबाइल है। यहाँ मेरे युवा दोस्त बैठे हुए, उन्होंने स्कूलों में पढ़ा होगा 8 का टेबल, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, जो भी आपने पढ़ा। हम जब स्कूलों में पढ़ते थे तो हमें पढ़ाया जाता था 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। देखिए मैंने एक बच्चे से पूछा तुझे 8 का पहाड़ा आता है, बोले हाँ आता है। उसने मुझे सर 8 का पहाड़ा किस ढंग से सुनाया। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौकू 8 पंजे 8 छक्के 8 सत्ते 8 नमे 8 दाम 80। मैं बोला चुप, ये बीच में क्या करता है, तेरा तो जीवन बर्बाद है। वो बोला सर पहाड़ा भूल गया तो क्या हुआ, धुन तो पूरी याद है। अच्छा, ड्राई सब्जेक्ट में से हंसी निकालते हैं भाई साहब हम जी। ब्लैक बोर्ड पर मैंने एक शब्द लिखा इलेक्ट्रिसिटी। सर आप बताइए इसमें कोई हंसने की बात थी क्या? बात ही नहीं है। एक बच्चे से मैंने पूछा, वो स्टेमर करता था, तुतलाता था, अटकता था। मैंने कहा बेटे क्या लिखा हुआ है, बोला मास्टर जी इलेक्ट्रिसिटी। मैंने कहा ये फ्यूज बल्ब है, इसे बोलना नहीं आता। 3 दिन बाद उसकी मम्मी आई, मैंने कहा आपका बच्चा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, पूरी क्लास हंसती, अच्छा नहीं लगता। उसकी मम्मी कहने लगी मास्टर जी माफ कर दो ना, बच्चा छोटा है, इसकी कैपेसिटी ही कितनी है। अरे मैंने कहा बल्ब फ्यूज नहीं है, स्विच खराब है। 4 दिन बाद पिताजी आए, मैंने कहा आपका बच्चा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी पत्नी कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, पूरी क्लास हंसती, अच्छा नहीं लगता। उसके पिताजी कहने लगे मास्टर जी बात बहुत छोटी सी है, पर फोकट की पब्लिसिटी मत करो यार। मैंने कहा ना बल्ब फ्यूज है ना स्विच खराब है, पावर हाउस में ही फॉल्ट है। मैंने उस बच्चे से कहा तुम्हारे घर में कोई और है, बोले दादाजी हैं 80 साल के। मैंने कहा भेजो उस आइटम को भी चेक करेंगे। दादाजी आए, नमस्कार। मैंने कहा नमस्कार, क्या हो गया? मैंने कहा आपका पोता इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी बहू कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, आपका बेटा पब्लिसिटी को पब्लिसिटी बोलता है, पूरी क्लास हंसती है, अच्छा नहीं लगता। बोला मास्टर जी ये तो सब जाहिल और गंवार हैं, इन्होंने यूनिवर्सिटी का कभी मुंह ही नहीं देखा। और हकीकत है साहब, शिक्षा क्या हो गई है जी। पुराने जमाने में होता था कोई बच्चा स्कूल नहीं आता था तो स्कूल से 4-5 बच्चे जाते थे, उसके हाथ पैर पकड़ के उसे ऐसे ऐसे करके लाते थे, आंचलिक भाषा में कहते हैं टांगा टांगा टोली टोली करके लाते थे जी। ये दृश्य खत्म हो गए, शिक्षा के प्रति अनुराग खत्म हो गया। लेकिन मैंने आज से 4 दिन पहले मेरे शहर में ये दृश्य देखा, 4-5 स्कूल के विद्यार्थी एक को ले जा रहे टंगा टोली करके। मैंने कहा क्यों, ये विद्यार्थी क्या स्कूल नहीं आ रहा है? बोले ये विद्यार्थी नहीं है मास्टर है। 1.5 महीने से नहीं आ रहा, मिड डे मील खा के जाता वहीं रह जाता है। अभी मैंने नई कार खरीदी, जब लेकर निकला तो अचानक बंद हो गई। मैंने सोचा शायद पेट्रोल खत्म हो गया होगा। सामने ही मेरे मित्र रहते थे, मैंने कहा नरेंद्र जी शायद मेरी कार में पेट्रोल खत्म हो गया, कोई हेल्प करो। वो बड़ी गंभीर मुद्रा में अंदर गए और एक माचिस लेकर आए। मैंने कहा इससे क्या करूंगा? बोले पेट्रोल चेक कर लो। मैंने कहा इससे पेट्रोल कैसे चेक करूंगा? बोले सुनो, अगर कार में पेट्रोल नहीं हुआ तो तुम्हें पता चल जाएगा,
और अगर हुआ तो कल न्यूज़पेपर के माध्यम से पूरे शहर को पता चल जाएगा कि पेट्रोल था। लोगों के मदद करने के तरीके बदल गए। बधाइयां कम मिलती है भाई साहब, आजकल धमकियां ज्यादा मिलती है जी। धमकियों पर एक कविता फारूक भाई, प्रदीप जी सुनिएगा कि पिछले दिनों एक धमकी भरा एसएमएस हमारे पास आया। एसएमएस पढ़कर सिर चकराया। लिखा था, दिग्गज जी हम आपके जीवन का सुख चैन तोड़ देंगे, अगर 50 लाख रुपया नहीं दिया तो आपका नाम किसी आइटम गर्ल से जोड़ देंगे। एसएमएस पढ़कर मैं हो गया पसीना पसीना जी। मैंने कहा बदनाम हो गया तो मुश्किल हो जाएगा जीना। मैंने मदद के लिए तुरंत एक नेताजी को फोन लगाया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने मदद के लिए एक नेताजी को फोन लगाया। फोन स्वयं नेताजी ने उठाया। बोला, दिग्गज जी क्या हाल चाल हैं? मैंने कहा चाल तो ठीक है, हाल बुरा है। मेरे सीने पर धमकियों का छुरा है, मेरी मदद कीजिए। मदद शब्द सुनते ही वे आवाज बदल कर बोले, इस मार्ग की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया कुछ देर बाद डायल कीजिए। तभी मुझे मेरे एक वरिष्ठ कवि मित्र का ख्याल आया। मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो आपको पता चल जाएगा कि मैं प्रदीप चौबे भाई साहब की बात कर रहा हूं। तभी मुझे मेरे एक वरिष्ठ कवि मित्र का ख्याल आया। मैंने उन्हें फोन लगाया, कहा गुरु लोग हमें धमकियां दे रहे हैं, कोई मार्ग सुझाओ। वो बोले, मार्ग? हम तो हाईवे सुझा देंगे। जरा डीप में जाके समस्या बताओ। ओहो। मैंने कहा, गुरु लोग मेरा नाम आइटम गर्ल के साथ जोड़ रहे हैं। आइटम गर्ल का नाम सुनते ही गुरु क्रोध में आ गए। मुझे लगा कि आज तो धरती और अंबर हिल जाएगा। धीरे से आकर बोले, जिसने तुझे धमकी दी है उसका मोबाइल नंबर मिल जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल मिल जाएगा गुरु। बोले फिर तू ही डायल कर, हो जा शुरू। डायल तो मैं भी कर सकता था, कोई डिफरेंस नहीं है, पर फिलहाल मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है। तो मैंने कहा, गुरु क्या आप धमकी देने वाले को डराएंगे, धमकाएंगे या समझाएंगे? बोले, न डराएंगे, न धमकाएंगे, न समझाएंगे, हम एक नई टेक्निक अपनाएंगे। तेरा नाम डिलीट करके हम अपना नाम जुड़वाएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छे। क्या कहने, वाह वाह वाह। अचानक वे शायरी करने लगे। अरे हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, तब कहीं जाकर चमन में एक फूल खिलता है। और सच बात तो यह है कि आम आदमी को आजकल बदनाम होने का मौका ही कहाँ मिलता है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। दिग्गज भाई तुझे बधाई, तुझे धमकियां मिल गई, हमें कविता मिल गई। ये धमकियां नहीं थी, नई कविता के लिए नया प्लॉट है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। बहुत बढ़िया भाई दिनेश दिग्गज, आपने बहुत अच्छा सुनाया। दिनेश मेरा बड़ा पुराना ही विद्यार्थी है और मैं जानता हूँ कि इसको धमकियाँ ऐसी जिंदगी के अंदर आती रहती, लेकिन धमकियाँ सपनों में भी होती है। एक बीवी सुबह ही सुबह उठी तो पति ने धमका दिया। बोले, जो पड़ोस में सुनीता रहती है रात को मेरे सपने में आई थी। तो बीवी बोली, अकेले ही आई होगी? बोले, क्यों? बोले, उसका पति मेरे सपने में आया था। तो अगर धमकियां आप देंगे तो कई बार सामने से भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जीवन में बड़े सरल होते हैं, उन्होंने कुछ लेना देना नहीं होता। तो आचरण, व्यवहार, कलम, कविता, सबसे सरल व्यक्ति को हम बुलाते हैं जिनका नाम फारूक सरल है। हम जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत अच्छा लग रहा वाह में आके के। मैं सोच रहा हूँ 2 छंद अपने मिजाज के विपरीत पढ़ दूँ, जिसमें आप सरल नजर नहीं आ रहे हैं। मैंने जब परचून की दुकान खोली, ग्रोसरी स्टोर जिसमें घर का छोटा मोटा सामान मिलता हो जी, पहले ही दिन एक महिला माचिस खरीद के ले गई। बरसात के मौसम में माचिस थोड़ी सीली थी, वो जली नहीं, वापस करने आई। मैंने एक तीली निकाली और उसको थोड़ी देर तक अपनी दाढ़ी के ऊपर रगड़ा। माचिस सूख गई और मैंने जला के दिखाया। बोला, माचिस बहन जी बहुत अच्छी, इसको ले जाओ। लेकिन महिला बिगड़ गई, बोली अब मैं माचिस से बिल्कुल नहीं ले जाऊंगी। मैंने कहा तर्क के आधार पर उत्तर दो, माचिस क्यों नहीं ले जाओगी जब जल रही है? तो उसने जो तर्क दिया वो मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि ले गई खरीद कर माचिस नहीं जली तो लौट के दुकानदार से वो लगी लड़ने, और तीली को निकाल कर रगड़ा जो दाढ़ी पर, फौरन ही तीली लगी आग को पकड़ने। तो बोली, यह देख कर इसको न ले जाऊंगी, पैसे कर वापस न बात दे बिगड़ने, और इसको जलाने है तू घर से मैं आऊंगी क्या, मुझे रोज रोज तेरी दाढ़ी पे रगड़ने।
वाह भाई वाह वाह, क्या बात है। अक्सर पति पत्नियों में नोक झोंक चला करती है। जी। नोक झोंक जब ज्यादा बढ़ जाती है तो कभी कभी पत्नियां अटैचियां बांध लिया करती हैं। आप सब जानते हैं अटैची बांध करके पत्नी कहाँ जाती है। जी। अधिकांश विश्वास पतियों को होता है कि मायके ही गई, लेकिन बताती नहीं। एक छंद वहां से निकलता जी। कि झगड़े के बाद बोली मैडम अटैची बांध, मुझे किसी भांति इस घर में न रहना। और मैंने कहा गुस्सा छोड़ो, पति पत्नी है हम, हमें मिलजुल के है सुख दुख सहना। वाह। बोली झुंझला के इस घर से तो उत्तम है मेरे लिए जाके किसी नरक में दहना। और मैंने कहा अच्छा यदि नरक में जाती हो तो मम्मी जी से अपनी मेरा सलाम कहना। अभी शैलेश जी ने कहा था कि मैं चुनाव लड़ने की मुद्रा में हूं, लेकिन उन्होंने मशवरा दिया था तो मैं थोड़ी देर के लिए चुनाव लड़ता हूं और मेरा दावा है कि मैं ही चुनाव जीतूंगा। उसका कारण यह है कि जो मेरा प्रतिद्वंदी है, प्रतिपक्ष में है, वो भी मेरे ही समान गुण वाला, दोष वाला है। अच्छा। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि एक प्रत्याशी मैं हूँ, एक प्रत्याशी मेरा भाई दिनेश दिग्गज है। ठीक। दोनों में गुण दोष सब बराबर हैं। एक एक्स्ट्रा बाल वाला, एक बिना बाल वाला। थोड़े बहुत अंतर चलते हैं जी। वो अनुपात बराबर हो जाता है। अनुपात बराबर हो जाए। जी। तो सुनेगा कि एक से बढ़कर एक लुटेरे, सब कुर्सी को खड़े हैं घेरे, एक दूजे पर आंख तरेरे, चोर चोर भाई मौसेरे। वाह। इस कुर्सी पर हम बैठेंगे कहीं और तुम किसको हमारे सिवा, बोलो चुनोगे तुम किसको हमारे सिवा, बोलो चुनोगे तुम किसको। पहली समानता, थोड़ा बहुत अंतर शब्दों का हो सकता है लेकिन अर्थवत्ता और गुणवत्ता दोनों की बराबर। जी। कि मैं झगड़ालू ये है लड़ाकू, मैं चंगेजी हूँ ये हलाकू, मैं हूँ छुरी और ये चाकू, मैं भी डाकू ये भी डाकू। क्या बात है। और दोनों देश को ही लूटेंगे, चुनिए चाहे जिसको हमारे सिवा, बोलो चुनोगे तुम किसको हमारे सिवा, बोलो चुनोगे तुम किसको। कि राजनीति का एक कहरा, राजनीति का एक कहरा, अपना मकसद एक ही ठहरा, दोनों का संबंध है गहरा, मैं हूँ अंधा ये है बहरा। क्या बात है। दोनों नहीं सुने देखेंगे, रोज चाहे सिसको हमारे सिवा, बोलो चुनोगे तुम किसको हमारे सिवा, बोलो चुनोगे तुम किसको। ये लड़ाई झगड़े सिर्फ थोड़ी देर के होते हैं, उसके बाद फिर हम एक हो जाएंगे। कि बस चुनाव भर हम्मा हम्मा, बस चुनाव भर हम्मा हम्मा, धमा चौकड़ी धम्मी धम्मा, जीत गए तो दम्मा दम्मा, वल्ले वल्ले छम्मा छम्मा। क्या बात है। एक करेगा वहाँ भांगड़ा, एक करेगा डिस्को हमारे सिवा, बोलो चुनोगे तुम किसको हमारे सिवा, बोलो चुनोगे तुम किसको। भाई क्या बात है। भाई फारूक भाई क्या बात है। आपके लिए मिलकर एक बार कहते हैं वाह वाह क्या बात है। सचमुच अगर हमारी बारी आई कि हम किसे चुने तो हम आपके सिवा किसी को नहीं चुनेंगे। हाँ, क्या खूबसूरत गीत आपने सुनाया, इतना बढ़िया व्यंग गीत। हमारे देश का हाल ऐसा ही है, लेकिन आपको क्या लगता है नेता सिर्फ यही सपने देखते हैं? प्रदीप भाई, एक नेता एक सपना देखता था कि रोज सपने में रात को चुनाव हार जाता था तो डॉक्टर के पास पहुंचा, कुछ दवाई दीजिए, मैं रोज रात को सपने में चुनाव हार जाता हूँ। डॉक्टर ने दवाई दी, दूसरे ने आया, बोले क्या दवाई दी, गड़बड़ हो गई। बोले क्या? बोले कल तक तो हार ही रहा था, आज तो जमानत जब्त हो गई। तो जिस देश में सपनों में भी ये हाल हो उस देश का क्या किया जाए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हकीकत में इतना हंसाते हैं कि आप सपने भी उन्हीं के देखते हैं। प्रदीप चौबे उनमें से ऐसा ही नाम है जो हकीकत में आपको इतना हंसाएंगे कि आज रात को जब आप सोएंगे तो सपने में भी आपको प्रदीप चौबे नजर आएंगे। लेकिन डरावने सपने उसे नहीं कहते, वहां पे भी वो आपको हंसाने के लिए आएंगे। प्रदीप चौबे, जिन्हें मैं प्यार से और जो मुझे प्यार से मिस्टर चौबी कहते हैं। तो एक मिस्टर चौबी इधर है, एक मिस्टर चौबी उधर है। तो मिस्टर चौबी जरा आइए, हम आपके लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। प्रदीप चौबे। बड़ी मुसीबत होती है कवियों की, और ख़ासकर हास्य कवियों की। जो थोड़ा बहुत नाम मिल जाता है, लोकप्रियता मिल जाती है, तो उनके लिए संकट भी होता रहता है। मैं कॉलेज में कविता पढ़ने के लिए गया, कवि सम्मेलन में गया, तो वहाँ का एक नौजवान जो स्टूडेंट था वो मेरे पास में आके मेरे काव्य पाठ से पहले बोला कि प्रदीप जी, आपको तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन आपसे पहले अगर मैं 2 मिनट की पढ़ दूँ तो क्या मुझको
आज्ञा देंगे, अनुमति देंगे। मैंने दया की उस पर, मैं कहा पढ़ ले भाई। मैं कहा 2 मिनट रहेगा ना? हाँ बोले, भरोसे का आदमी हूँ, मगर माइक अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ता साहब। मेरे पढ़ने के पहले 2 मिनट के लिए आया हुआ कवि, उसने जो कुछ किया वो इस कविता का विषय है। सुना। केवल 2 मिनट के लिए आया हुआ कवि जब 2 घंटे कविता पढ़ गया तो पीछे बैठे हुए कवियों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। एक ने उसका कुर्ता पकड़ के खींचा। कुर्ता काफी पुराना था, कुर्ता काफी पुराना था, आधा हाथ में आ गया। फटा हुआ कुर्ता देख के कवि ताव खा गया, पलट के बोला क्या कुर्ता ही फाड़ दिया? 1 घंटा और पढ़ूंगा। और वो फिर शुरू हो गया। कवियों में टेंशन भी दोबारा शुरू हो गया। बड़े कवि ने छोटे कवि से कहा ये कुर्ते से नहीं मानेगा। बस साहबी वाली बात है जो आपके हंसने के लिए जिंदगी मिलती है। 2 बैठे हैं बेचारे यहाँ पर, इनको गंजा गंजा कह करके ये मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। भाई गंजों के अनुभव बड़े शार्प होते हैं। एक गंजे के पास खड़ा था, एक विराट गंजा था। ये तो क्या लगते हैं, वहां तो पूरा मैदान ही साफ था, दूर तक कहीं छाया नहीं थी, पूरा मैदान चमक रहा था। अगला धूप में और खड़ा था और तेल भी लगा रखा था। मेरी तो निगाह तक फिसल रही थी। लेकिन उसके गंजत्व से आकर्षित होकर के मैं उसके पास पहुंच गया कि शायद कुछ देखने को मिले। तो गौर से देखा, दिखा साहब उसकी खोपड़ी पे 2 बाल लहरा रहे थे। एक बाल सीनियर था, दूसरा जूनियर था। तो जूनियर बाल ने सीनियर बाल से कहा कि दादा अपन दोनों आपस में शादी कर लें तो ये मैदान लहलहा जाए। तो सीनियर बाल बोला ऐसा नहीं हो सकता भैया, इस देश में बाल विवाह पे पाबंदी है। रेल यात्रा की कविता में सुना देना चाहता हूं। आज तो रेलों में बड़ी सुविधाएं हैं साहब, एसी वेसी हैं, तमाम है, सब कुछ है। एक ज़माने में रेलों में केवल रेल ही होती थी। और अभी मैं गया आपके राजस्थान में बीकानेर इलाके में, वहाँ पर आज भी मीटर गेज है, मीटर गेज। वो शायद आप मीटर गेज के बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि ब्रॉड गेज चलता है आजकल, मुझे खुद नहीं मालूम था जी। और वहाँ मीटर गेज थी, उसी में बैठना था। तो मैंने गार्ड से पूछा कि गार्ड साहब मीटर गेज किसको बोलते हैं? तो बोला बैठ के देखो। मैं बैठ गया, उसी में जाना था। मीटर गेज में बैठने के बाद मुझे पता चला कि वो गाड़ी 1 घंटे में 1 मीटर जाती थी। और जब वो गाड़ी चली तो उसकी स्पीड देख के मेरे को रोना आ रहा था। अच्छा। तो मैंने गार्ड से पूछा कि गार्ड साहब एक फ़ोन करके आ जाऊं तो क्या मैं दौड़ के गाड़ी पकड़ लूंगा? तो गार्ड बोला बहुत तेज मत दौड़ना, वरना अगली गाड़ी में बैठ जाओगे। रेल की जनरल बोगी में सफ़र किया मैंने, आपको सच्ची का कविता सुना रहा हूँ। उसे रेल की जनरल बोगी इसलिए कहते हैं कि उसमें धक्के खाते खाते आदमी में जनरल जैसा विल पावर आ जाता है। तो उसमें जो कुछ हुआ बताता हूँ जी। भारतीय रेल की जनरल बोगी, पता नहीं आपने भोगी कि नहीं भोगी। एक बार हम भी कर रहे थे यात्रा, प्लेटफॉर्म पर देखकर सवारियों की मात्रा हमारे पसीने छूटने लगे, हम झोला उठाकर घर की ओर फूटने लगे। तभी एक कुली आया, मुस्कुरा के बोला अंदर जाओगे? हमने कहा तुम पहुंचाओगे? वो बोला बड़े बड़े पार्सल पहुंचाए हैं, आपको भी पहुंचा दूंगा, मगर रुपए पूरे 50 लूंगा। हमने कहा 50 रुपया? वो बोला हाँ भैया 2 रुपए आपके बाकी सामान के। हमने कहा यार सामान नहीं है, अकेले हम हैं। वो बोला बाबूजी आप किस सामान से कम हैं? भीड़ देख रहे हैं, कंधे पे उठाना पड़ेगा, धक्का दे के अंदर पहुंचाना पड़ेगा, मंजूर हो तो बताओ। हमने कहा देखा जाएगा, तुम उठाओ। कुली ने बजरंगबली का नारा लगाया और पूरी ताकत लगा के हमें जैसे ही उठाया कि खुद बैठ गया। ताकत लगा के जैसे ही उठाया और खुद बैठ गया। दूसरी बार कोशिश की तो लेट गया। हाथ जोड़कर बोला बाबूजी भगवान ही आपको उठा सकता है, हम क्या खाकर उठाएंगे, आपको उठाते उठाते खुद दुनिया से उड़ जाएंगे। तभी गाड़ी ने सीटी दे दी, हम झोला उठाकर धाए, बड़ी मुश्किल से डिब्बे के अंदर घुस पाए। डिब्बे के अंदर का दृश्य और घमासान था, पूरा डिब्बा अपने आप में हल्दी घाटी का मैदान था। लोग लेटे थे, बैठे थे, खड़े थे, जिनको कहीं जगह नहीं मिली वो बर्थ के नीचे पड़े थे। अच्छा। हमने गंजे यात्री से कहा भाई साहब थोड़ी सी जगह हमारे लिए भी बनाइए। वो सिर झुका के बोला आइए हमारी खोपड़ी पे बैठ जाइए। झल्लाया हुआ था बहुत। तभी एक भरा हुआ बोरा डिब्बे के अंदर चढ़ा, आगे बढ़ा और गंजे के सिर पर गिर पड़ा। गंजा चिल्लाया किसका बोरा है?
बोरा फौरन खड़ा हो गया और उसमें से एक लड़का निकल के बोला, अकेला बोरा नहीं है अंकल जी, बोरे के अंदर 12 साल का छोरा है। अंदर आने का यही एक तरीका है, हमने अपने माँ बाप से सीखा। वाह, आप तो एक बोरे में घबरा रहे हैं, जरा ठहर तो जाओ, अभी गद्दे में लिपट के हमारे बाप जी अंदर आ रहे। उनको आप कैसे समझाएंगे, हम तो खड़े भी हैं, वो तो आपकी गोद में लेट जाएंगे। एक और देखिए, छोटा सा व्यंग है जी। एक यात्री बर्थ के नीचे से निकलता हुआ अपनी आंखें मलता हुआ फिल्मी अंदाज में बोला, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? उसका पड़ोसी बोला, शुक्र करो बेटा कि हो, वरना कल रेलवे कर्मचारी पूछते कि ये कौन था। इतना सुनते ही पूछने वाला मौन था। मगर एक अंतिम सीन तो आपको जरूर अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको भी ऐसा अनुभव आया ही होगा। अचानक गाड़ी बड़ी जोर से हिली, एक यात्री खुशी के मारे चिल्लाया, अरे चली चली। दूसरा बोला, जय बजरंगबली। तीसरा बोला, या अली। हमने कहा, गाड़ी तो बगल वाली जा रही है। गाड़ी तो बगल वाली जा रही है और तुमको अपनी चलती नजर आ रही है। प्यारे, सब नज़र का धोखा है। दरअसल ये रेलगाड़ी नहीं, हमारी ज़िंदगी है, और ज़िंदगी में धोखे के अलावा और क्या होता है, क्या होता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो भाई आज मैं जानता हूं कि रात को जब आप सोएंगे तो अगर आपको स्वप्न भी दिखेंगे तो उसके अंदर ठहाके और हंसी होगी। हम यही तो चाहते हैं कि जिंदगी में आप चाहे जगह या सोएं, जिंदगी भर हंसते रहें और हंसी ही हो आपके जीवन का दूसरा नाम। लेकिन हम लेते हैं एक अल्प विराम। स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जहां पे आने का सपना देश का हर कवि देखता है, क्योंकि इस शो का नाम है वाह वाह क्या बात है। इस वक्त एक खास मेहमान को हम बुलाना चाहते हैं, एक ऐसा मेहमान जिसकी तरह गीत लिखने के लोग सपने देखते हैं, जिन्होंने जाने कितनी फिल्मों में गीत लिखे। एक बड़ा ही लोकप्रिय गाना हुआ था, सोनू निगम साहब ने अपने एल्बम में गाया था, बिजुरिया, उसके रचनाकार वो है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि तिहरी प्रतिभा के धनी है। बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छा लिखते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छा लिखते भी हैं और अच्छा गाते भी हैं, और उनके लिखे हुए गाने तमाम लोगों ने गाए। तो आइए उन्हीं से मिलते हैं, अजय झिंगरन। पहले वही गीत पेश करूंगा जो मेरी पहचान बना हुआ है पूरे देश में। मेरा पहला गीत था, तो मुझे आज भी वो लम्हा याद है जब वो गीत रिलीज हुआ था तो मैं कैसे भाग के ऑडियो की शॉप पे गया था खरीदने के लिए अपना कैसेट। ये सपना होता है, सहारनपुर से एक लड़का आता है जिसका नाम अजय झिंगरन होता है, और इनकी एक ख्वाहिश होती है कि जब मेरा गाना आया तो मैं ऑडियो कैसेट खरीद के लाऊं। ये ख्वाहिश पूरी हुई। एक खूबसूरत गाना अजय हमें सुना रहे हैं जो अजय ने लिखा। तुझे लागे ना नजरिया, क्यों ना ओढ़े तू चुनरिया। तुझे लागे ना नजरिया, ओढ़ ले चुनरिया। तेरे निगाहे मेरे दिल पे गिराए रे बिजुरिया, बिजुरिया। हाँ, तेरे निगाहे मेरे दिल पे गिराए रे बिजुरिया, बिजुरिया। नमत वाले ये बाल घुंघराले, ये भोले भाले दिल पे चलाए छुरिया। महकी हवाएं भी यही गुनगुनाए कि दिल से दिल मिला ले या मिटा दे दूरियां। सुन बाकी रे गुजरिया, हो मैं हूँ तेरा ही सांवरिया। सुन बाकी रे गुजरिया, तेरा ये सांवरिया। तुझ पे ही मरता है नाम तेरे, करता है सारी उमरिया। पंक्तियां देखिए, ख्वाबों की तू रानी है, गीतों की जवानी है, तेरे बिना अब कहीं लागे ना जिया। इतनी सी कहानी है, तू ही जिंदगानी है, गोरिया ये तूने कैसा जादू है किया। हो सुन बाकी रे गुजरिया, हो मेरी भोली सी बावरिया। हो सुन बाकी रे गुजरिया, भोली सी बावरिया। तेरी अंगड़ाई मेरे दिल पे है छाई, आए बन के बदरिया। ओ तेरी अंगड़ाई मेरे दिल पे है छाई, आए बन के बदरिया। ओ तिरछी निगाहें मेरे दिल पे गिराए रे बिजुरिया, बिजुरिया। थैंक यू।
क्या बात है अजय भाई, क्या बात है। मैं जानता हूं कि आप जब बिजुरिया जैसे हिप हॉप लिखते हैं और कमाल करते हैं, वहीं आप शानदार कव्वाली भी लिखते हैं, तो क्यों ना वो सुना दें? बिल्कुल, आपका आदेश सर आंखों पर। जी। दिम दिम ताना धीरे नाम ताना ना नाम, दिम दिम ताना धीरे नाम, दिम दिम ताना धीरे नाम ताना ना नाम, दिम दिम ताना धीरे नाम। मुझ में ही छुप के छले जिया, मुझ में ही छुप के छले जिया। अरे मोरा पिया बहरू पिया, अरे मोरा पिया बहरू पिया। छब दिखला के कहाँ छुपा पिया, क्या बात है। मोरा पिया बहरू पिया, क्या बात अरे है। मोरा पिया बहरू पिया। इसकी हकीकी की पंक्तियां देखिएगा। इरशाद। मेरे लब पे तेरे नगमे जवां हैं, मेरे दिल पे तेरे दिल के निशां हैं, कि अब मैं बन गया तू और तू मैं, कोई कह दे जुदा हम तुम कहाँ हैं, मुझ में ही छुप के छले जिया। क्या बात है। मोरा पिया बहरू पिया। फोटो पे इनकार बहुत है, फोटो पे इनकार बहुत है, लेकिन तुमसे प्यार बहुत है। पहन लिया है रूप तुम्हारा, मेरा ये श्रृंगार बहुत है, मुझ में ही छुप के छले जिया। मोरा पिया बहरू पिया। क्या बात है। झूठी दुनिया में बहलावे जिया, झूठी दुनिया में बहलावे जिया। मोरा पिया बहरू पिया, मोरा पिया बहरू पिया। क्या बात है यार, क्या बात है। क्या बात है। अजय झिंगुरन जी ने जिस ढंग से, जिस अंदाज से अपनी रचनाओं को यहाँ सुनाया, उससे ये साबित होगा कि कविता हर जगह बसती है। ऐसे बहुत सारे छुपे रुस्तम होते हैं जो जिंदगी में किसी भी मुकाम पर रहें लेकिन अपने कवि को मरने नहीं देते। जैसे कि सबसे कठिन काम अगर इस देश में कोई है तो वो है हाउसवाइफ होने का। ट्रू। लेकिन कुछ छुपे रुस्तम ऐसे होते हैं जो घर में रह के सिर्फ घर ही नहीं संभालते, लफ्जों को भी संभाल के रखते हैं, अल्फाज भी उनके पास होते हैं। एक ऐसी ही छुपे रुस्तम आज हमारे साथ है जो दुर्ग में रहती हैं। नाम उनका श्रीमती शशि दुबे है और मैं जानता हूं उनके पति को ये कह देना चाहता हूं कि आज ये छुपे रुस्तम के रूप में आ रही हैं, कल आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाली है। डॉक्टर शशि दुबे। शैलेश जी, जी तनाव से चेहरे पर पिंपल पड़ते हैं जी, रोने से चेहरे पर रिंकल पड़ते हैं, आहा। इसलिए वाह वाह क्या बात है देखकर मुस्कुरा दो, क्योंकि मुस्कुराने से चेहरे पर डिंपल पड़ता हाय है। हाय, भाई क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे। एक कुंवारी कन्या ने बुजुर्ग महिला से पूछा, प्यार और शादी में क्या भिन्नता होती है? महिला ने कहा, रे पगली, प्यार अंधा होता है हाँ। और शादी आंखें खोल देती है। प्यार में दो दिल इतने पास आ जाते हैं, इतने पास आ जाते हैं कि बिना बोले एक दूसरे की सारी बातें समझ जाते हैं। क्या बात है। और शादी में शरीर तो पास रहते हैं किंतु दिल इतने दूर हो जाते हैं, इतने दूर हो जाते हैं कि बिना चिल्लाए एक दूसरे को अपनी बातें समझा नहीं पाते। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। प्यार है टॉफी जो रहती तो कुछ देर तक है किंतु मुंह में मिठास घोल देती है, और शादी है च्युइंग गम जो रहता तो देर तक है पर मुंह बेस्वाद कर जाता है। वाह वाह। दरअसल प्रेमिका नाम है प्यास का हाँ। और पत्नी नाम है तृप्ति के एहसास का। वाह वाह वाह। पुरुष प्यास की खातिर बार बार प्रेमिका के पास जाता है किंतु पत्नी के बिना रह भी नहीं पाता है। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। पुरुष चाहता है दोनों हाथों में हो लड्डू किंतु अरे ओ निखड्डू, तुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कि एक म्यान में दो तलवारें कभी रह नहीं पाती। क्या बात है, बहुत अच्छे। हर पत्नी की यही इच्छा होती है
कि उसका पति उसे आई लव यू बोले, किंतु पति सब कुछ कहता है, बस यही 3 शब्द नहीं। यही बहुत अच्छे। यही जानने के लिए मैंने एक बार अपने पति से कहा, क्यों जी, अगर मैं आपसे लड़ झगड़ कर कहीं दूर चली जाऊं या घर से भाग जाऊं तो तुम क्या करोगे? रोगे, पछताओगे, मेरी याद में आंसू बहाओगे, अखबारों में विज्ञापन दोगे। कैसे कैसे विज्ञापन दोगे, जरा मुझसे भी तो कहो। पति ने कहा, री पगली, मैं तेरा शुभ चिंतक हूँ, लिखूंगा जहां भी रहो खुश रहो। जैसे ही पति प्रवचन सुनकर घर आया, आते ही पत्नी को गले लगाया। पत्नी हर्षाई, शर्माई, सकुचाई। अपने पति की यह अदा उसे बहुत पसंद आई। पूछा, क्यों जी, क्या गुरुजी ने रोमांस करने को कहा है? पति ने कहा, नहीं री पगली, अपने दुख को गले लगाने को कहा। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, क्यों जी, जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब तो आप बड़ा प्यार जताते थे। मैं खाना बनाती थी, आप मुझे प्रेम से निहारते थे, पहले मुझे खिलाते थे, फिर खुद खाते थे। अब आपके प्यार को क्या हो गया है? पति ने कहा, री पगली, अब तुझे खाना बनाना आ गया। शैलेश जी, अभी आप कह रहे थे सपने देखना चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि सपने भी सोच समझकर देखना चाहिए जी। एक बेरोजगार नवयुवक ने भगवान के सामने अर्जी लगाई, अपनी छोटी सी डिमांड बतलाई। हे भगवान, एक जॉब दे दे, एक बंगला, एक बड़ी सी गाड़ी जिसमें बैठी हो मेरे साथ कन्या कुंवारी। भगवान की कृपा से खुल गया उसका भी मुकद्दर और गर्ल्स कॉलेज की बस चला रहा है बनकर ड्राइवर। एक नवयुवती जिसने देखी थी पिक्चर शोले, बार बार भगवान के सामने यही डायलॉग बोले, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी माँ को एक दामाद दे दे। भगवान की कृपा से उसकी भी किस्मत खुल गई और उसकी तो नहीं, उसकी छोटी बहन की शादी हो गई। तो शैलेश जी, रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं जी, और हंसने से पराये भी अपने हो जाते हैं। इसलिए वाह वाह क्या बात है, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। क्या बात, वाह, क्या बात है भाभी जी। तो भाई शशि दुबे जी ने आज यहाँ पे कमाल कर दिया, जो छुपे रुस्तम के रूप में आई और जिस आत्मविश्वास के साथ कविताएं पढ़ी, निश्चित तौर पे अब ये छुपे रुस्तम नहीं रही। सारे मुल्क में प्रसिद्ध होने के लिए अब आप तैयार हो जाइए। आपकी कविताएं आज सारी दुनिया ने सुनी है और कल जब आप जाएंगी, लोग आपके ऑटोग्राफ लेंगे और कहेंगे आप वही है ना जो छुपे रुस्तम में आई थी। आइए हम आपके ऑटोग्राफ के जीवन की शुरुआत करते हैं और आपको एक स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं कि आपकी सफलता का प्रारंभ उस मंच से हुआ जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। ऐसे बहुत सारे छुपे रुस्तम होंगे जो कविताएं सुनाएंगे यहाँ आके। आज तो वो छुपे रुस्तम है, लेकिन कल करेंगे सारे जगत में अपना नाम। लेकिन इस वक्त हम लेते हैं एक अल्प विराम। स्वागत है फिर से आपका हमारे उसी शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। वैसे अब मुझे समझ में आ गया क्या? कि सपने वही देखने चाहिए जो साकार हो सके। ओके, यानी कि अब तुम एंकर बनने का सपना नहीं देख रही हो। वो सपना नहीं है। चलिए, सपने वही देखने चाहिए जो साकार हो सके, लेकिन सपने जरूर देखने चाहिए और ये कभी तय नहीं करना चाहिए कि मैं जो सपना देख रहा हूं वो साकार होगा या नहीं, क्योंकि सपना देखना मेरा कर्तव्य है और उन्हें साकार करना उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन उसकी जिम्मेदारी निभाने से पहले हमें अपना परिश्रम तो करना पड़ेगा। और इस देश का आम आदमी जो है वो बड़े सपने देखता है, हकीकत में बातें कड़वी कड़वी कहता है, लेकिन सपने बड़े अच्छे देखता है। अब उनके सपने और हकीकत की बातें क्या होती है जरा देखते हैं। उम्र काफी नादान है मेरी, हंस के जीने की पहचान है मेरी, दिल दुखों से भरा हो आपका तो मेरे पास आइए, दिल रिपेयर करने की दुकान है मेरी। हार से पहले मैं उम्मीद क्यों छोड़ूं? दया बोला
पेमेंट सबको मिलता है, दरवाजा हमेशा मैं ही क्यों तोड़ूं? गॉड ने दिन बनाया और नाम दिया आफ्टरनून, रात की रोशनी बनाई और नाम दिया मून, सोच समझ कर तुम्हें बनाया और नाम दिया कार्टून। उंगली में चुभी सुई, अरे उंगली में चुभी सुई, उई 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 उई। बहारो फूल बरसाओ, मेरा दोस्त आया है, होठों पे मुस्कान, गली में महक लाया है, जिसे थी पानी से एलर्जी, आज वो साबुन से नहा के आया है। तो भाई ये जो हमारा कॉमन मैन है, जो आम आदमी बड़ा कमाल करता है, और हमारे देश में जो 80% देश गांवों और कस्बों में बसा हुआ है, वो हमारा देश आम आदमी ही है। वहां पे अगर कोई व्यक्ति तरक्की करता है तो बड़ी खुशी की बात होती है। दिनेश दिग्गज एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है, एक ऐसा कवि जिसने बहुत मॉडरेट अपनी शुरुआत की, लेकिन तरक्की की राह पे वो बढ़ता चला गया। हम मिलकर सम्मान करते हैं आज उज्जैन से आए दिनेश दिग्गज का। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले सबको हंसाने वाले अब सबके साथ है। बड़ी खुशी की बात है कि आज दिनेश जी की पत्नी यहाँ पे उपस्थित है, प्रेमशीला श्रीवास्तव। मैं उन्हें इस मंच पे आमंत्रित करता हूँ। आइए प्रेमशीला श्रीवास्तव। प्रेमशीला जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपकी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज? अरेंज मैरिज। लेकिन हमें तो विश्वस्त सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ है कि ये लव मैरिज थी। ये सब लोगों को पता लग जाएगा इसलिए। मतलब अरेंज बता रही है, तो लव मैरिज बताने में क्या दिक्कत है? मतलब इनसे प्यार हुआ, इसमें शर्मिंदगी है? तो क्यों? क्योंकि सभी लोग सुन रहे होंगे। भाई देखो, भारतीय संस्कृति देखिए कि सभी लोग सुन रहे हैं, तो मैं सबके सामने नहीं कह सकती कि मैं पति से प्यार करती हूँ। भाई वाह वाह, इस संस्कृति को प्रणाम करते हैं, बहुत अच्छे। क्या कैसा व्यवहार रहता है घर में इनका? डरते हैं मुझसे बहुत। क्या आप मतलब पीटती वीटती हैं, क्या करती हैं? नहीं, पीटती नहीं है, फिर भी डरते हैं, खाली धमका रखा है? हाँ। अच्छा। आज आप कैसा महसूस कर रही हैं? आज मुझको बहुत खुशी हो रही है कि आपने यहाँ इनको सम्मान किया और मुझे भी बुलाया। बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। क्या बात है, वाह वाह, बहुत स्वीट है। दिनेश, आप कुछ कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से आज खुशी का इसलिए भी मौका है कि जहाँ मेरी पत्नी और मुझे आपने सम्मानित किया, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि मेरे परिवार के जो सबसे अहम और बड़े सदस्य हैं, हमारे आचार्य पीठ के जो सबसे बड़े सदस्य हैं, यानी आप, वो आप मेरे साथ हैं। और शायद ज़िंदगी में ईश्वर से मैंने अगर और कुछ भी मांगा होता आज के दिन तो मिल जाता, पर आज आपने मेरा जो सम्मान किया आपकी उपस्थिति में, आपके हाथों से, शायद मैं इस जन्म में नहीं भूल पाऊंगा। और अगला जन्म अगर मुझे मिला तो आपको बड़े भाई के रूप में ढूंढना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। दिनेश, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप, प्रेमशीला, फारूक भाई, प्रदीप चौबे या तमाम वो कवि जैसे शशि जी यहाँ आई आज और उन्होंने छुपे रुस्तम के रूप में कविताएं पढ़ी, या अजय जी आए, हम तमाम लोग हिंदुस्तान की आत्मा में से निकले हुए लोग हैं। इसलिए तमाम वो लोग जो चाहे छोटी जगहों पर रहते हैं, लेकिन उन्हें जाते जाते एक शायर के 2 शेर कहना चाहता हूँ। आप कहीं भी रहें, लेकिन अगर आप में सपने देखने की हिम्मत है, उन्हें सच बनाने की ताकत है, तो आगे बढ़िए। ज़माना आपका इंतजार कर रहा है। तब मैं कहता हूँ कि दिल आंखें बंद करके भी वो चेहरा देख सकता है। वो तमाशा ही नहीं है, मगर तमाशा देख सकता है। और हम खिड़कियां दरवाजे बंद कर ले तो भी क्या होगा, जो सूरज है उसे जमाना देख सकता है। वाह वाह, क्या बात है।